am Shrishti Tripathi and welcome you all in the Shri Ram Defense Academy classes. आज हम चालू करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र। तो उसको चालू करते हैं। तो पहले ये बताओ कि जो मनुष्य है वो कैसा जीव है। तो मेरे हिसाब से मेरा जवाब होगा कि मनुष्य एक परपोषी जीव है यानी कि हेट्रोट्रॉफिक एनिमल। तो ये परपोषी जीव क्या होते हैं? मानव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, इसलिए इसको परपोषी यानी कि हेट्रोट्रॉफिक जीव कहलाते हैं। जब कोई भी जीव अपने भोजन के लिए खुद पर निर्भर ना होकर के वो दूसरों से भोजन लेता है तो उसको हम कैसे जीव बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक जीव बोलते हैं। जैसे मानव होते हैं, ठीक। अब ये बताओ कि आउटोट्रॉफिक कौन होते हैं? तो आउटोट्रॉफिक जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स को अपने भोजन के लिए किसी और पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। बट अगर हम मानव की बात करते हैं तो मानव क्या करता है कि अपने भोजन के लिए वो किस पे निर्भर है? दूसरों पे निर्भर है, जैसे कि वह प्लांट्स यानी कि पेड़ों पर निर्भर है। आगे बढ़ते हैं कि उन्हें दिन भर की गतिविधियों के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। मानव को रोज़ अपने दिन भर के कामों के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि वो पोषक तत्व से उन्हें क्या चाहिए? ताकत यानी कि एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी के लिए उन्हें पोषक तत्व चाहिए और वह पोषक तत्व उन्हें किससे मिलता है? खाने से मिलता है। पोषण की पूरी प्रक्रिया को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पोषण यानी कि न्यूट्रिशन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 चरणों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि पोषण क्या होता है यानी कि न्यूट्रिशन क्या होता है। जब हम भोजन में से अपने पोषक तत्व को निकालते हैं यानी कि न्यूट्रिएंट्स को निकालते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पोषण यानी कि न्यूट्रिशन बोलते हैं। और यह पोषण कितने भागों में, चरणों में विभाजित है? 5 चरणों में। Human beings depends on other organism for food, therefore all called heterotrophic organisms. They need nutrients for various day-to-day activities. यानी कि उनको अपने हर दिन के कामों के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? न्यूट्रिएंट की। और न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? फूड से मिलेंगे। ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस कैसी प्रोसेस? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की प्रोसेस 5 चरणों में होती है। कौन कौन सी है वो? अंतग्रहण इंजेशन, पाचन डाइजेशन, अवशोष एब्जॉर्प्शन, समावेश एसिमिलेशन, मल त्याग यानी कि इजेशन। इन 5 को हमको एक एक करके पढ़ना है। अंतग्रहण, पाचन, अवशोष, समावेश और मल त्याग। और इसमें से जो सबसे लंबी प्रक्रिया है वह ये है पाचन की। कि सबसे लंबी प्रक्रिया कौन सी है? यह पाचन की प्रक्रिया है, ठीक। अब आते हैं अपनी सबसे पहली चरण पे यानी कि सबसे पहले स्टेप पे, जिसका नाम है अंतग्रहण यानी कि इंजेशन। क्या नाम है? इंजेशन। और क्या होता है यह अंतग्रहण? भोजन को मुंह में लेने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंतग्रहण बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ। हम भोजन को जब अपने मुंह के अंदर डालते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इंजेशन यानी कि अंतग्रहण बोला जाता है। ये हमारे न्यूट्रिशन की, पोषण की सबसे पहली प्रोसेस थी, ठीक। अब हम आते हैं अपनी दूसरी प्रोसेस पे। दूसरी क्या थी? पाचन, जो कि सबसे लंबी चलने वाली है। पाचन यानी कि डाइजेशन। जटिल पदार्थों को तोड़कर सरल पदार्थों और घुलनशील बनाने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। It is the breakdown of large and complex molecules into the simpler, smaller and soluble forms.
क्या बोला गया कि जो भोजन हम जब लेते हैं तो भोजन कैसा होता है, भोजन के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो कैसे पदार्थ होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं, जटिल। अब हम उनको इस फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि वो ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएं और घुलनशील हो जाएं, जिससे कि हम क्या कर सकें, एनर्जी ले सकें। तो पाचन का काम सिर्फ इतना सा होता है पाचन में कि हम जटिल पदार्थों को छोटे या सरल पदार्थों में बदल सकें। ठीक, तो इसमें क्या लिखा, जैसे अब अगर हम कहते हैं कि छोटे और सरल पदार्थों का मतलब, एक सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं। कहते हैं कि हमने भोजन खाया चावल, और चावल में सबसे ज़्यादा हमें क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला। अब जो हमारा पेट है वो कार्बोहाइड्रेट को नहीं लेता है, कार्बोहाइड्रेट को वो पचाता है इस फॉर्म में कि किस में बदल जाए, वो एक छोटे शुगर के फॉर्म में बदल जाए, और वह शरीर हमारे शुगर को एब्जॉर्ब कर सके और उससे क्या ले सके, एनर्जी। तो वो जटिल पदार्थ क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, और स्मॉलर पदार्थ क्या था, जब हम कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल दिए, शुगर में बदल दिए। तो कार्बोहाइड्रेट से शुगर में बदलने की जो प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया चलती है, वो प्रक्रिया डाइजेशन कहलाती है, यानी कि पाचन कहलाती है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे पाचन के बारे में। मनुष्य का पाचन तंत्र दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है पाचक ग्रंथियां यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड। इन दोनों से क्या मिलकर बना है, हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, यानी कि पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर के बना है। और हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आहार नाल क्या है, और उसके बाद उसमें कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमें क्या चालू करना है, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल चालू करना है। अब बारी आई आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की। आहार नाल एक लंबी नलीदार खोखली संरचना है जो पाचन के लिए कई अंगों से मिलकर बनी है। तो इसको इस डायग्राम से एक बार समझो कि आहार नाल चालू होता है यहाँ से और ख़त्म होता है यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो भी चीज़ें इसमें जुड़ी हैं वह सब किस में आएंगी, आहार नाल में आएंगी। किस में आएंगी, आहार नाल में आएंगी। उसके बाद एक और इसी के ही अंदर, इसी पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ही हमें क्या मिल जाएगा, पाचक ग्रंथियाँ भी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम पूरे फिगर को एक बार पढ़ते हैं, इसमें ही समझते हैं कि हर एक एक ऑर्गन का क्या क्या काम है। तो सबसे पहला ऑर्गन क्या आता है, जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं अंतग्रहण की प्रक्रिया में, तो सबसे पहला ऑर्गन आता है माउथ यानी कि मुख। ठीक, हम मुख के रास्ते से भोजन को अपने मुंह के अंदर डालते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इंजेशन यानी कि क्या, अंतग्रहण। अब आओ, हमने भोजन को अपने मुंह में डाल लिया। अब क्या होता है, जैसे ही मुख के अंदर भोजन गया, जैसे ही मुख के अंदर भोजन गया, एक कमरा जैसा स्ट्रक्चर आ गया जिसको बक्कल कैविटी यानी कि मुंह गुहा बोले। क्या बोले हम, मुंह गुहा बोले। जैसे ही मुंह खुलता है क्या मिला हमें, मुंह गुहा मिला। मुंह गुहा के अंदर क्या क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि भाई मेरे मुंह गुहा के अंदर तो दांत होता है, जीभ होती है, सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियाँ होती हैं। मेरे नहीं, सारे मनुष्य के अंदर होते हैं। तो जैसे ही मुंह के अंदर मुंह गुहा खुलता है तो ये तीनों चीज़ें उसके अंदर होती हैं। अब दांत है, जीभ है, लार ग्रंथियां हैं यानी कि सलाइवरी ग्लैंड है। अगर ये सारी तीनों चीज़ें वो बक्कल कैविटी यानी कि मुंह गुहा में है, तो इसका मतलब है कि इनका कोई ना कोई कार्य होगा। तो एक एक करके जानेंगे कि ये कौन कौन से काम करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है किसकी, दांत की। तो दांत का क्या काम है, टीथ का काम है कि भोजन को लो, भोजन मुंह में गया,
उसके बाद उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। अब एक बार फिर से पीछे की तरफ जाओ तो मैंने बताया था कि पाचन किसे कहते हैं। तो एक सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन थी कि जब हम जटिल पदार्थों को छोटे पदार्थों में बांटते हैं तो उसको हम पाचन कहते हैं। तो अगर दांत बड़े भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा है तो क्या वो पाचन नहीं कर रहा? वह भी पाचन कर रहा है, बट उसका पाचन कैसा है? मैकेनिकल है, यानी कि फिजिकल है। यहाँ पे उसने कोई भी केमिकल सब्सटेंस की यूज़ नहीं किया। तो जब मुंह के द्वारा जो पाचन होता है वो पाचन कैसा होता है? मैकेनिकल होता है। कैसा होता है? मैकेनिकल, यानी कि फिजिकल। और ये पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा पाचन है, कहाँ पे ऐसा पाचन होता है पूरे मनुष्य के शरीर पे जो कि मैकेनिकल होता है? तो हमारा आंसर होगा मुख में। और वो कौन करता है? दांत करता है। मैकेनिकल क्यों होता है या और फिजिकल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जटिल पदार्थों को छोटे पदार्थों में बदलने के लिए किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो हमें इससे पता चल गया। अब हम आते हैं कि सलाइवा का क्या काम है, लार ग्रंथियाँ का क्या काम है। लार ग्रंथियाँ एक कुछ एंजाइम्स कैरी की होती हैं जिनका नाम होता है लार, यानी कि सलाइवा। अब यह सलाइवा क्या काम करती है? तो सलाइवा दो काम करती है। पहले तो भोजन को इस तरह से गीला करती है कि वह आसानी से हमारे गले के नीचे जा सके। और दूसरा इम्पॉर्टेंट काम वो यह करती है कि सलाइवा के अंदर जो पदार्थ होता है वह हमारे भोजन के कुछ हिस्सों को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। और स्पेशली सिर्फ एक ही चीज़ डाइजेस्ट करेगा, वो है कार्बोहाइड्रेट। यानी कि भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट के कुल 30% हिस्से को वो पचाता है। किसमें पचा देता है? शुगर में पचा देता है। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे पहले अगर केमिकल डाइजेशन या नॉर्मल डाइजेशन की बात करते हैं तो वो कहाँ चालू होता है? मुख में। कौन करता है? सलाइवा करती है। और क्या पचाती है? कार्बोहाइड्रेट, भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को पचाती है। तो ये तो काम हो गया सलाइवा का। तीसरा कौन आता है? जीभ आता है। तो अब लार ग्रंथियों ने तो भोजन के ऊपर डाल दिया सलाइवा, बट उसको पूरी तरह मिक्स भी तो करना है ना। तो जीभ क्या करती है कि भोजन के अंदर पूरे सलाइवा को मिलाने का काम करती है। दूसरा, जीभ के ऊपर कुछ छोटे छोटे बड्स पाए जाते हैं जिनको रस कलिकाएँ बोलते हैं, यानी कि टेस्ट बड बोलते हैं। टेस्ट बड का काम होता है स्वाद पता लगाने के लिए कि भोजन का स्वाद कैसा है। तो ये काम हो गया जीभ का। अब भोजन कहाँ हो गया? चला गया गले से होते हुए ईसोफेगस में। कहाँ पे आ गया? अब भोजन यहाँ पे आ गया। ठीक, जैसे ही भोजन यहाँ से पे आता है, यहाँ के आने के बाद अगर हम ईसोफेगस की बात करें तो इस पूरी नली के अंदर कोई भी पाचन नहीं होता। यानी कि जो ये ग्रास नली है, ईसोफेगस है, इसके अंदर कोई भी पाचन नहीं होता। सीधा ये ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली खुलती है पेट यानी कि आमाशय में। अब भोजन पहुंच गया पेट के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है भाई भोजन के साथ? तो यहाँ पे ये होता है कि भोजन यहाँ पे कुछ घंटों के लिए रहता है। यहाँ पे भोजन को चर्न किया जाता है, पीसा जाता है। पहली बात, इस आमाशय के अंदर कुछ और ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनको जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। तो इनके दीवारों के ऊपर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब इनका क्या काम भाई? अब ये भी ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ एंजाइम सिक्रीट करेंगी और यह एंजाइम किस काम में आएगा? पाचन के काम में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का, तो प्रोटीन का पाचन याद रखना सबसे पहले कहाँ होता है? पेट के अंदर होता है, यानी कि आमाशय में होता है। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। दूसरी बात ये है कि यही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से एक अम्ल यानी कि एसिड का सिक्रीशन होता है, स्राव होता है, जिसको हम बोलते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब भाई पेट में एसिड का क्या काम? तो एसिड की बात करते हैं तो एसिड का दो काम होता है। यहाँ पे भी एसिड का क्या काम है? दो काम। सबसे इम्पॉर्टेंट काम पहला ये
कि एसिड भोजन में पाए जाने वाले सारे बैक्टीरिया या कीटाणुओं को क्या कर देती है, मार देती है। ठीक। दूसरा काम कि जो एसिड होती है वो पाचन क्रिया में भी भाग लेती है। कैसे भाग लेती है? जो ये हमारी जठर ग्रंथियाँ होती हैं ना, वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करती हैं, एंजाइम का स्राव करती हैं, पर वो एंजाइम तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ पे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना हो। अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो वो एंजाइम अपने आप को क्या कर लेंगी, एक्टिव कर लेंगी, और जब तक HCl नहीं होगा वो एंजाइम इनएक्टिव मोड पे रहेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगी। यानी कि HCl का काम ये होता है कि वो जठर ग्रंथियाँ से निकलने वाले एंजाइम को क्या कर देती हैं, एक्टिव कर देती हैं, ताकि वो एंजाइम पाचन प्रक्रिया में भाग ले सकें। ये दो काम बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये पूछे भी जाते हैं। ये दोनों ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और हमेशा से जब आप सवाल पूछा जाएगा कि HCl का क्या काम है, तो ये भी होगा कि ये कीटाणुओं को मारते हैं, ये भी होगा कि ये एंजाइम को एक्टिव करते हैं। कभी कभी एक, कभी कभी दोनों ऑप्शंस होंगे और आंसर्स में हमेशा दोनों ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक। तो ये हो गया, यहाँ पे HCl का हमने काम बता दिया। दूसरा मैंने एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि सबसे पहले अगर प्रोटीन के डाइजेशन की बात करते हैं तो वो कहाँ पे चालू हो जाता है, पेट के अंदर। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे चालू हो जाता है, मुख के अंदर। कौन करता है, लार ग्रंथियाँ, ये याद रखना है। ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे जब थोड़ा बहुत भोजन पिस जाता है, थोड़ा बहुत पच जाता है, तो भोजन पहुँचता है कहाँ पे, यहाँ से होते हुए इस हिस्से में जहाँ पे यह ग्रहणी बना हुआ है। कहाँ पे, यहाँ पे ग्रहणी यानी कि डियोडेनम, और यह छोटी आंत का एक हिस्सा है। तो इसको इस तरह से समझने के लिए ये समझ लो कि भोजन आमाशय से निकल के कहाँ पहुँच गया, छोटी आंत में, और छोटी आंत के कौन से हिस्से में पहुँच गया, ग्रहणी यानी कि डियोडेनम में, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे वो अधपचा भोजन, जो कि अभी पूरी तरह से भोजन पचा हुआ नहीं था, अब वो यहाँ आकर के पचता है। यहाँ पे जैसे ही वो भोजन पहुँचता है, यहाँ से लीवर, देखो लीवर के एक नीले रंग की एक पाइप आ रही है ना, जो यहाँ पे पहुँच रही है। अगर हम अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज की बात करें तो उससे भी एक पाइप निकल रही है, वो भी यहाँ पहुँच रही है। अब अगर दोनों पाइप एक जगह पहुँच रही हैं तो मतलब यहाँ से भी कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। तो यहाँ से भी कुछ जूसेस मिलते हैं। अगर हम पैंक्रियाज की बात करें तो यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस मिलता है, अग्नाशय रस, और अगर हम यकृत यानी कि लीवर की बात करें तो यहाँ से पित्त रस यानी कि बाइल मिलता है। ठीक। जब ये सारी चीज़ें भोजन में मिल जाती हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, भोजन का जो भी हिस्सा जो कि पचा हुआ नहीं था वो दोबारा से यहाँ पे पचता है। ठीक। तो अब भोजन क्या हुआ, यहाँ पे पहुँच गया, और जो भी भोजन नहीं पचा था यहाँ पे पचना वो चालू हो गया। अब भोजन जितना पचना था पूरा पच करके पहुँच जाता है अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे हिस्सों में। यहाँ पे पहुँचते ही इसका काम क्या होता है, जैसे ही भोजन यहाँ पे पहुँचा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे हिस्से में कुछ उंगली नुमा एक स्ट्रक्चर बना होता है जो ऐसे उभरा होता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं। अब इनका क्या काम है भाई, इनका काम ये है कि जो बचे हुए भोजन को सोख लेना, जितने भी उससे पोषक तत्व थे उनको सोख लेना और हमारे ब्लड वेसल्स में उनको पहुंचा देना। ठीक। अब यहाँ पे हो गया इस छोटी आंत का काम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम ख़त्म। यानी कि अगर पूरा पाचन कहाँ पे आके ख़त्म होता है, छोटी आंत में। पाचन का अवशोष यानी कि एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। अब भोजन पहुँच गया कहाँ पे, यहाँ से होते हुए, जो कि अब भोजन किसी काम का नहीं था, वो पहुँच गया हमारे बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद उस भोजन का क्या होता है, जैसे ही भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा तो पच तो सकता नहीं है, क्योंकि सारे पोषक तत्व तो पहले से छोटी आंत ने निकाल के रख लिए थे। अब इसमें सिर्फ इतना सा होता है कि जो कुछ भी भोजन के अंदर पानी बचा हुआ था उस पानी को भी ये सोख लेता है बड़ी आंत। ठीक। और पानी को जैसे ही सोखता है, अब वो अब अनपचा भोजन किसी काम का नहीं बचता है, उसको हमें अपनी शरीर से निकाल देना होता है। तो यहाँ से वो होते हुए
यहाँ पे पहले इकट्ठा होता है मलाशय यानी कि रेक्टम में, और फिर यह गुद्दा यानी कि एनस से हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था कि कौन कौन से पार्ट्स कौन कौन सा काम करते हैं। और अब हम जो जो चीज़ें मैंने इस डायग्राम में बताई हैं, पढ़ी हैं, अब इसको एक एक करके हम रिटन के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल बताया था, तो कहाँ से चालू हुआ था? मुख से, और कहाँ पे ख़त्म हुआ था जाकर के? एनस यानी कि बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। यानी हम कहाँ पे अब चालू करेंगे? सबसे पहले मुख से चालू करेंगे। तो आहार नाल के मुख्य अंग में सबसे पहले क्या आया? मुख यानी कि माउथ आया। अब यह एक छोटा भट्ठा है जिसके माध्यम से भोजन को निगला जाता है। यानी कि जैसे ही हम भोजन हाथ में उठाते हैं तो सबसे पहले कहाँ ले जाते हैं? मुंह में। और जब मुंह को हम क्या कहते हैं? एक स्मॉल स्लिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही वह मुंह खुलता है, कमरे का दरवाज़ा खुला तो क्या पड़ा? कमरा पड़ा। उस कमरे को हमने क्या बोल दिया? मुंह गुहा यानी कि बकल कैविटी। और कमरे का दरवाज़ा क्या हुआ? माउथ हो गया। तो मुंह के बाद तुरंत क्या आया? मुंह गुहा यानी कि बकल कैविटी। मुंह के एक छिद्र जो एक कक्ष में खुलता है, मुंह का वह छिद्र जो कि कहाँ पे खुल रहा है? कक्ष में खुल रहा है। और उस कक्ष को हमने क्या बोल दिया? बक्कल कैविटी यानी कि मुंह गुहा बोल दिया। अब बक्कल कैविटी में क्या क्या होते हैं? दांत होते हैं, जीभ होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, और क्या बक्कल कैविटी के ऊपर वाले हिस्से को तालू भी बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या में बना था हमारा? बक्कल कैविटी। तो हम फिर से एक एक करके पढ़ते हैं कि बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है। तो बक्कल कैविटी में सबसे पहले आया तालू, ठीक। मुंह गुहा की छत को तालू कहते हैं। यह मुंह गुहा को श्वसन मार्ग से अलग करती है। यह दो प्रकार की होती है, एक कठोर और दूसरी कोमल। तो तालू के बारे में क्या बताया कि जो मुंह गुहा की छत होती है यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तालू बोलते हैं। दूसरी बात क्या बोला कि यह जो तालू होती है वह श्वसन मार्ग को अलग करती है। किससे अलग कर रही है? ग्रास यानी नली यानी कि फूड पाइप से, क्योंकि एक तरफ से फूड पाइप जाती है, एक तरफ से श्वास नली जाती है। तो इन दोनों को अलग करने का काम भी कौन करता है? तालू करता है। तालू कितने प्रकार के होते हैं मुंह के अंदर? तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कठोर और एक होता है कोमल, ठीक। तो रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी इज नोन एज पैलेट which separates the buccal cavity from the respiration passage. This is the two types, one is hard and other is soft. अब आ जाओ भाई जीभ के बारे में। जीभ क्या होती है? तो यह एक मांसपेशीय संरचना है जो कि हम सबको पता है। स्वाद का पता लगाने के लिए इन पे क्या पाया जाता है? रस कलिकाएँ यानी कि टेस्ट बड, जो हमने डायग्राम में आपको बताया था कि जीभ के ऊपर क्या पाया जाता है? रस कलिकाएँ। और रस कलिकाएँ का काम क्या था? तो ये काम करती हैं स्वाद पता लगाने का, ठीक। अब हम किस पे आएंगे? दांत पे आएंगे। दांत का क्या काम है? दांत का काम होता है भोजन को छोटे टुकड़ों में चबाने, काटने और पीसने का कार्य करती हैं। भाई सबसे अमेजिंग बात ये भी है कि दांत भी 4 प्रकार के होते हैं मुंह बक्कल कैविटी के अंदर। यानी कि हमारे अगर हम जबड़ों में हमें दांत कितने प्रकार के मिलते हैं? 4 प्रकार के मिलते हैं। अब हम इनको भी एक एक करके पढ़ते हैं कि वह 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं, इनका नाम क्या है और वह कितनी पाई जाती है मुख के अंदर। तो अभी हमने क्या बताया कि हमारे मुंह गुहा में मौजूद जबड़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक एक करके पहले उनका हम नाम जानते हैं। तो नाम क्या था? पहले कृतंक यानी कि इंसेशर, दूसरा था रत्नंक यानी कैनाइन, तीसरा था अग्रचर्वणक यानी कि प्रीमोलर, और चर्वणक यानी कि मोलर। ये 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह गुहा के जबड़ों में पाए जाते हैं। अब जानेंगे कि इनका काम क्या है और यह कितनी कितनी पाई जाती हैं। तो बहुत आसान है। कृतंक की अगर हम बात करते हैं तो इनका काम क्या है? भोजन को काटने का कार्य करती है। और मानव में इसकी संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है इसकी संख्या मानव में? 8 है, ठीक। अगर हम रत्नंक की बात करते हैं तो ये चीरने फाड़ने का कार्य करती हैं।
और अगर चीरने फाड़ने का कार्य करती हैं तो इससे ये भी कहा जाता है कि यह मांसाहारियों में सबसे ज़्यादा विकसित पाई जाती हैं। ये चीरने फाड़ने का कार्य करती हैं और मानव में इसकी संख्या कितनी है? 4 है। इंसेसर की मानव में संख्या कितनी थी? 8 थी। अब आज जो अग्रचर्वणक यानी कि प्रीमोलर की बात करते हैं, यह भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करती हैं। ठीक, मानव में इनकी संख्या कितनी है? 12 है। ये हम याद करने की चीज़ें हैं कि कौन कौन से दांत की संख्या मानव में कितनी कितनी पाई जा रही है। ठीक, इसीलिए मैं उनको एक बार ना गोले में या अंडरलाइन कर दे रही हूँ। अब की बात करते हैं किसकी? चर्वणक की। कितने की? चर्वणक की। तो यह भोजन को पीसने चबाने का कार्य करती हैं और इनकी संख्या कितनी है? 12। कितनी है? 12। कृतंक की कितनी थी? फिर से एक बार रिवाइज कर लो। कृतंक की थी 8, जो कि भोजन को काटने का कार्य करती है। जैसे कि जब हम एप्पल को काटते हैं तो एप्पल को हम सबसे पहले अपने फ्रंट दांत से काटते हैं ना, साइड से तो ले नहीं जाते। ठीक, तो कृतंक का काम भोजन को काटने का कार्य है। कितनी है? 8। अगर हम रत्नंग की बात करते हैं तो भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करती है। कितनी है? 4। इसको फिर से एक बार इमेजिन कर लो। रत्नंग की अगर हम बात करते हैं कि जब हमको अपने चिप्स के पैकेट फाड़ने होते हैं तो क्या हम सामने से खींचते हैं? नहीं, साइड से ले जाके खींचते हैं। एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, कौन से दांत को रत्नंग बोलेंगे, कौन से दांत को कृतंक बोलेंगे। ठीक, अब बात आते हैं अग्रचर्वणक की। तो यह मनुष्य में कितनी पाई जा रही है? 8 पाई जा रही है, जो कि भोजन को पीसने और चबाने का कार्य कर रही हैं। अगर हम चर्वणक की बात करते हैं, ये इसमें भी मानव में कितनी पाई जा रही है? 12 पाई जा रही हैं और इनका भी काम क्या है? भोजन को पीसने और चबाने का। ये तो हमने फंक्शंस जान गए कि ये चारों प्रकार के दांत कौन कौन से काम करते हैं। अब हम यह जानेंगे कि यह मुख के अंदर कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। तो एक बार इनके हम इमेज यानी कि हम डायग्राम भी देख लेते हैं, तो याद करने में हमें क्या होगी? आसानी होगी। तो ये भाई आ गया मुख का डायग्राम। अब इस डायग्राम में देखते हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ें लिखी हुई हैं और एक बार फिर से इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बक्कल कैविटी में तालू के बारे में। तो हमने बोला था कि मुंह गुहा के छत को हम क्या बोलते हैं? तालू। और नीचे वाला हिस्सा होता है सॉफ्ट और ऊपर वाला होता है हार्ड। ठीक, समझ में आया? अब बारी आई जीभ की। जीभ में देख रहे हो, ये पिंक कलर के ऊपर कुछ वाइट कलर के डॉट्स बने, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो डॉट्स हैं वही है रस कलिकाएँ यानी कि टेस्ट बड। क्या है? टेस्ट बड, जो कि स्वाद का पता लगाती हैं। अब आ जाओ दांतों के बारे में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनकी पोजीशन कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कृतंक पढ़ा था, इंसेसर ना। यहाँ पे आ जाओ। तो जो फ्रंट के दांत होते हैं, आगे के दांत, इनको हम बोलते हैं इंसेसर, जो कि काटने का कार्य करती हैं। दूसरा क्या था? रत्नंक यानी कैनाइन। इनका क्या काम था? चीरने और फाड़ने का। यानी कि जो आगे के फ्रंट दांत होते हैं ना, उनके अगर हम बगल के दांतों की बात करते हैं तो वो क्या है? रत्नंक है। क्या है? रत्नंक है। अब रत्नंक के भी अगर इधर और इधर बगल के दांतों की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? अग्रचर्वणक प्रीमोलर। इनका क्या था? भोजन को पीसने और चबाने का। जब भी हम भोजन को ना मुंह में लेते हैं ना, जब उनको काट लेते हैं तो सबसे पहले भोजन अपने आप ही पीछे चला जाता है, पीछे की दांतों की तरफ। यानी कि क्या करता है? भोजन को हम अच्छे से उसको चबा लें। अब आ जाओ बारी प्रीमोलर के बाद कौन से दांत आया था? लास्ट वाला मोलर। यानी कि जो सबसे पीछे के दांत होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? मोलर यानी कि चर्वणक। एक बार ये पूरा डायग्राम एक बार अच्छे से देख लो और इसमें आपको पूरे दांत की पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से दांत की पोजीशन कौन कौन सी है। अब भोजन मुंह से होते हुए कहाँ पे पहुँचा था? ग्रास नली में, यानी कि ऑसोफेगस, ईसोफेगस, फूड पाइप, इसके बहुत सारे नाम हैं। ग्रास नली, ग्रसिका, आप कुछ भी बोल सकते हो। भोजन बक्कल कैविटी से होते हुए, मुंह गुहा से होते हुए कहाँ पे आया? ग्रास नली पे आया। तो ये ग्रास नली क्या है? यह भोजन को मुख
से आमाशय तक ले जाती है, यानी कि उसने भोजन को मुंह से उठाया, बकल कैविटी से उठाया और कहाँ पे पहुंचा दिया, पेट में, क्योंकि मुंह तो था ऊपर, पेट था भाई नीचे। इन दोनों के बीच में जाने के लिए कोई नली की ज़रूरत थी। उस नली को हमने क्या बोल दिया, ग्रसिका, यानी कि फूड पाइप। अब यह भोजन को पहले मैंने बता ही दिया कि यह भोजन को मुंह से आमाशय तक लेके जाती है, ठीक। दूसरा काम क्या है बताया था, याद करो, इमेज में ही मैंने बताया था कि यहाँ पर कोई पाचन प्रक्रिया नहीं होती है, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन सीधे अब मुंह के बाद कहाँ पे होगा, पेट में होगा। इसमें क्रमानुकुंचन यानी कि परसिस्टेलिस द्वारा भोजन को आमाशय तक पहुँचाया जाता है। अब ये क्या होता है, यह एक प्रकार का मूवमेंट है। कैसा है, एक प्रकार का मूवमेंट है। अब ये कैसा मूवमेंट है, ऐसे मानो कि ये ग्रास नली है लंबी सी, ठीक, और ये पेट में गई ऐसे ही तो, ठीक, यहाँ से मुंह से वो भोजन आया। अब भोजन को हमको यहाँ तक पहुँचाना है, तो इसके पास इतना तो प्रेशर होता नहीं कि सीधा एक बार दबाया और सीधा पेट के अंदर पहुंच गया। तो ये एक प्रकार का मूवमेंट करती है जिसको क्रमानुकुंचन यानी कि परसिस्टेलिस बोलते हैं। ये होता क्या है बेसिकली, जो ये मसल्स होती हैं इसकी, वो सबसे पहले क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऐसे सिकुड़ेंगी। क्या होंगी, एक बार ये ऐसे 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 सिकुड़ेंगी, तो भोजन भी ऐसे सिकुड़ा ना, फिर ऐसे फैल गया। क्या हुआ, फैल गया यानी कि रिलैक्स। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। और इस मूवमेंट की वजह से भोजन कहाँ पहुँच जाता है, पेट के अंदर। और इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन यानी कि परसिस्टेलिस। इसके द्वारा ही भोजन पेट में आता है। और कभी कभार ये भी सवाल उठता है कि अब ग्रास नली में किस मूवमेंट से भोजन इसके पेट के अंदर आता है, तो क्रमानुकुंचन यानी कि परसिस्टेलिस की वजह से। अब भोजन अब कहाँ पे पहुँच गया, आमाशय यानी कि पेट में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आमाशय के बारे में। अब आ जाओ भाई आमाशय। आमाशय यह एक जे आकार की थैली है, यानी कि पेट हमको कैसा दिखता है, जे आकार का। पेट कुछ ऐसा ही होता है ना, अगर ये भी तो जे हो गया, जे भी तो यही होता है ना, कुछ ऐसे इंग्लिश में जे बनाते हैं हम लोग भी। हाँ, तो पेट कैसा दिखा हमें, जे के आकार का। ये जे के आकार की एक क्या है, थैली है, जो शरीर के बाईं ओर पाई जाती है। अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो ये मेरा दाहिना है और ये मेरा बायां, तो बाईं ओर पाई जाएगी। इस तरफ जो पाई जाएगी वहाँ पे क्या है, पेट है। किस आकार की होती है, जे आकार की, यह थैलीनुमा होती है। आमाशय की भित्ति में यानी कि वॉल पे पाए जाते हैं जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है इनके अंदर। अब इन गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या काम था, HCl और एंजाइम्स का सेक्रीशन करना। समझ में आया, गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या था। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, स्टमक के वॉल के अंदर। हर जो भी ग्लैंड्स हैं वो हर एक एक स्पेसिफिक प्लेस पे पाई जाएंगी। और ये याद भी रखना है, अगर हम सलाइवरी ग्लैंड्स की, लार ग्रंथियों की बात करते हैं तो वो कहाँ पाई जाती हैं, मुख में, यानी कि मुंह गुहा यानी बकल कैविटी में। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियों की बात होगी तो वो कहाँ पाई जाएंगी, स्टमक में पाई जाएंगी, ठीक। हम ये जान गए कि स्टमक का शेप जे आकार का होता है, वह बाईं तरफ होता है, ठीक। हमें आमाशय यानी कि पेट के अंदर जठर ग्रंथियाँ यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। अब और भी कुछ थोड़ा बहुत स्टमक के बारे में जानते हैं। आमाशय को हम 3 भाग में बांट देते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला क्या है, जठरागम यानी कि कार्डियक। दूसरा क्या है, फंडस यानी कि फंडिक। तीसरा क्या है, जठर निर्गम यानी कि पाइलोरिक। हम पूरे पेट को 3 भागों में बांट देते हैं और एक बार हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा भाग कहाँ कहाँ पे है। इस इमेज में भी बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले पेट को देखो, जे आकार का दिख गया हमें, ठीक। पेट
में सबसे ऊपर की नली कौन सी होती है, जो खाने को पहुंचाती है पेट के अंदर? ग्रसिका यानी कि ओसोफेगस, फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं। ठीक, अब पाइप यहाँ पे आया और पेट के अंदर खुल गया, तो जो सबसे ऊपर का हिस्सा होगा वो होगा कार्डियक। ये क्या है? कार्डियक है। ठीक, उसके बाद जो बीच का हिस्सा है फंडस, और ये बॉडी भी कहलाती है। क्या कहलाती है? जो बीच का हिस्सा होता है फंडस यानी कि बॉडी कहलाती है। और सबसे आखिरी हिस्सा जो सबसे नीचे का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं जठर निर्गम यानी कि पाइलोरस बोलते हैं। पाइलोरस यानी कि पाइलोरिक वो था सेम। अब ये जो पाइलोरस यानी कि पाइलोरिक पेट का जो ये हिस्सा जहाँ पे ख़त्म होता है, वहीं से छोटी आंत का हिस्सा चालू हो जाता है। पेट का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ से भोजन आएगा उसको बोलेंगे ग्रसिका से आता है भोजन, ग्रास नली से, और वह हिस्सा जहाँ पे पेट का हिस्सा ख़त्म होता है और छोटी आंत का हिस्सा चालू हो जाता है वो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। तो छोटी आंत का कौन से हिस्से में खुलता है पेट? तो बोलते हैं हम ग्रहणी यानी कि डिओडेनम में, जो कि ये छोटी आंत का हिस्सा है। तो एक बार फिर से इसको बिल्कुल क्लियरली देख लो कि अमाशय का कौन कौन सा हिस्सा कहाँ कहाँ पे होता है। तो ये 3 हिस्से हैं। अमाशय को हम 3 भागों में बांटते हैं, पहला जठरागम, दूसरा फंडस, तीसरा जठर निर्गम। और इस इमेज में एक एक की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अमाशय तक, कि अमाशय से अब भोजन कहाँ पे आ रहा था? छोटी आंत में। और अब हम क्या पढ़ेंगे? छोटी आंत के बारे में। तो यह आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि वयस्कों में 6.5 मीटर लंबा होता है, यानी कि लंबी होती है। तो जो आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल मुख से चालू होकर के एनस पे ख़त्म हो रही थी, उस पूरे हिस्से में जो सबसे बड़ा हिस्सा था वह क्या था? छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का था। ये याद रखने वाली चीज़ है, उसको याद रख लीजिए कि सबसे बड़ा हिस्सा क्या था? छोटी आंत था। और वो कितने मीटर लंबी है? 6.5 मीटर लंबी है। ये भी याद करने वाली चीज़ है। दूसरा क्या है कि यह सबसे भाई लंबी है तो लंबी ही रहेगी। संकरी तथा नलिकार है यानी कि ट्यूबुलर संरचना है। तो छोटी आंत कैसी होती है? वैसे से घुमावदार होती है, बट कैसी होती है? ट्यूब होती है। यहीं पे एक और पॉइंट क्लियर कर देती हूँ मैं कि छोटी आंत अगर सबसे बड़ी है तो इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं? अगर बड़ी आंत छोटी आंत के कंपैरिजन में छोटी है तो उसको बड़ी क्यों कहते हैं? तो इसको जानते हैं एक इमेज से। अब एक जरा इधर देखो इसको कि ये मैंने एक ऐसे बनाई, एक ये ट्यूब बनाई, ठीक, और एक ट्यूब मैंने ऐसी बनाई। दोनों ट्यूब हैं, थोड़ा मैंने छोटा बनाया, वैसे बड़ी होती हैं। ठीक, अब अगर हम इन दोनों ट्यूब को ध्यान से देखें तो इन दोनों ट्यूब में हमें कौन सी ऐसी ज़बरदस्त और ऐसे मोटी दिख रही है? तो हम क्या कहेंगे? ये। कौन सी हमें पतली सी और संकरी दिख रही है? हम कहेंगे ये। तो जो नली क्या होगी? पतली होगी, संकरी होगी, वो क्या कहलाएगी? छोटी आंत। यानी कि इसकी लंबाई से हम इसको नहीं बता रहे, इसका कंपैरिजन लंबाई से नहीं हो रहा है, इसका कंपैरिजन इनके नली के ऊपर के हिस्से यानी कि डायमीटर से हो रहा है। तो बड़ी आंत का जो डायमीटर होता है वो चौड़ा होता है, यानी कि ज़्यादा होता है, और छोटी आंत का डायमीटर कैसा होता है? छोटा होता है। इसलिए छोटी आंत को छोटी आंत बोलते हैं, बड़ी आंत को बड़ी आंत बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं छोटी आंत के हिस्सों के बारे में। तो छोटी आंत को हमने 3 भागों में पढ़ा है। तो पहला भाग क्या था? डिओडेनम। इमेज में पढ़ा था, जहाँ पे स्टमक क्या आता है? स्टमक की पाइप कहाँ पे ख़त्म होती है? डिओडेनम में, और वहीं से छोटी आंत चालू होती है। तो यानी कि जो भोजन था वो आमाशय से कहाँ पहुँच गया? डिओडेनम यानी कि ग्रहणी में पहुँच गया, जहाँ पे वो जितना भी अब उस भोजन में पाचन की प्रक्रिया बची थी वो कहाँ पे पूरी हो गई? छोटी आंत की डिओडेनम में। यानी कि छोटी आंत की सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या था? डिओडेनम था। फिर क्या आया था? जजनम यानी कि अग्र क्षुद्रांत, और एलम यानी कि पश्च क्षुद्रांत। यहाँ पे हो गया पाचन प्रक्रिया हो गई, यहाँ पे क्या हो गया? पाचन हुआ। ठीक, और यहाँ पे हुआ एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण हुआ।
तो एब्जॉर्प्शन भी छोटी आंत में होता है, और जो लास्ट की पूरी पाचन प्रक्रिया जो बची होती है वो कहाँ पे होती है, ग्रहणी यानी कि डिओडेनम में होती है। ठीक, और कितने भाग होते हैं छोटी आंत में, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा, ग्रहणी, एलम, जजनम, डिओडेनम, एलम, जजनम, ग्रहणी, अग्रछुद्रांत एंड पश्चछुद्रांत। ये हो गए छोटी आंत के वो 3 भाग। अब हम जानेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ छोटी आंत में। तो जो छोटी आंत की दीवार होती है, वॉल्स होती हैं, उनके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो दिखने में उंगली जैसा दिखता है, हमारी उंगलियों जैसा दिखता है, और जिसको बोलते हैं हम माइक्रोविली। क्या बोलते हैं, माइक्रोविली। छोटी आंत की भीतरी दीवार पर प्रोजेक्शन जैसी कई उंगलियां पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोविली बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उन्हें, माइक्रोविली बोलते हैं। इनका काम होता है अवशोषण का, यानी कि एब्जॉर्प्शन का। या जो पचित भोजन होता है उसको क्या देती हैं, सतह देती हैं, जगह देती हैं, और जगह कैसी देती हैं, बड़ी जगह देती हैं, ताकि वो आसानी से भोजन क्या हो सके, पच सके। और ये पचित भोजन के अवशोषणों के लिए सतह क्षेत्र को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं, जिनकी वजह से आसानी से एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण हो सके। अवशोषण कहाँ हुआ, छोटी आंत में हुआ। किसके द्वारा हुआ, माइक्रोविली के द्वारा हुआ। और ये याद रखो, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि अवशोषण में इस छोटी आंत का कौन सा हिस्सा भाग लेता है, तो वो क्या है, माइक्रोविली होता है। माइक्रोविली जो होता है वही एब्जॉर्प्शन में भाग लेता है, इसके द्वारा ही एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, माइक्रोविली कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। On the inner wall of small intestine, numerous finger-like projections are found, which are called as microvilli, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं। और इनका काम क्या है, they increase the surface area for absorption। एब्जॉर्प्शन के लिए सतह क्षेत्र को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन, जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाए, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए, आसानी से हम इनको सोख लें। अब बारी आती है भाई लार्ज इंटेस्टाइन की, क्योंकि अब यहाँ पे भोजन का पाचन भी हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, अब एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब हम जानेंगे कि बड़ी आंत क्या होती है। तो छोटी आंत जब खत्म होगी तो खत्म होने के बाद जो सिरा, उसका खत्म होने का सिरा कहाँ पे खुलेगा, बड़ी आंत में खुलेगा। तो छोटी आंत का सिरा बड़ी आंत में जाकर खुलता है, जहाँ पे अपचित भोजन को मलाशय के द्वारा गुदा से बाहर भेज दिया जाता है। ठीक, तो जो छोटी आंत का जो सिरा होता है वो कहाँ पे आ गया, बड़ी आंत में खुला। बड़ी आंत में भोजन पहुँच चुका है, ऐसा भोजन जबकि अब उसको पचाया नहीं जा सकता है। अब उस भोजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो सकता है उस अपचित भोजन के साथ, कि उस भोजन में जो थोड़ा बहुत पानी है उसको भी बड़ी आंत क्या कर ले, सोख ले। क्या कर ले, सोख ले। तो बड़ी आंत यही करता है कि उस जो अपचित भोजन है, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं पच सकता, उसके सारे पोषक तत्व निकले जा चुके हैं छोटी आंत के द्वारा। अब उसमें से जो बचा हुआ पानी है उसको भी निकाल लिया बड़ी आंत ने। अब जो अपचित भोजन बच गया, उसका सिर्फ एक काम है कि उसको अपने शरीर से बाहर निकाल दो। तो क्या होता है, वह भोजन मलाशय यानी कि रेक्टम में जाता है, और फिर एनस यानी कि गुदा से होते हुए वो बाहर चला जाता है। यहाँ पे होता है भोजन का काम खत्म, यानी कि भोजन शुरू हुआ और अभी बड़ी आंत में जाकर के बाहर निकल गया। पर अभी बड़ी आंत को भी 3 हिस्सों में बांटा गया। बड़ी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं, उनको भी एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन से हिस्से हैं। तो बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित होती है। कौन कौन सी, अधनाल, बृहदांत्र और मलाशय, यानी कि सबसे आखिरी रेक्टम, जहाँ पे आकर के भोजन इकट्ठा होता है जो अपचित भोजन था और जो एनस के रास्ते से निकल जाता है। तो यह 3 हिस्से किसके थे, बड़ी आंत के थे। अब हमको क्या पढ़ना है इसके बाद, यहाँ तक हो गया वो एलिमेंट्री कैनाल जो कि चालू हुआ था, यहाँ तक
बड़ी आंत तक क्या हुआ, एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा ख़त्म हो गया। बट याद करो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि पाचन तंत्र दो चीज़ों से मिलके बना था। पहला क्या था, एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा क्या था, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो यानी कि पाचक ग्रंथियाँ। तो अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल हमने माउथ से चालू करके लार्ज इंटेस्टाइन पे आके ख़त्म कर दिया है। हर एक चीज़ के फंक्शंस भी बता दिए जा चुके हैं।